नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज 1.1 का अगला भाग, जिसमें सवाल नंबर 13 से स्टार्ट करना है, बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम इसके 2 भाग बना चुके हैं, जिसमें 12 नंबर तक बताए जा चुके हैं। तो आज विद्यार्थियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कई दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना रहा था। उसका कारण भी आप लोग जानना चाहेंगे। कारण ये है कि हम देखते हैं व्यूज़ तो कुछ आते हैं, पर हमारा वॉच टाइम बिल्कुल ही नहीं बढ़ता। कहीं 10 मिनट 19 20 व्यूज होने के बाद भी 10 मिनट, कहीं इससे भी कम या इसी के आसपास ऐसा आने से हमारा उत्साह तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊं। जब वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो हमें वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध यही करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, ऑनलाइन ही देखें, तो मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, अन्यथा नहीं बना पाऊँगा। हाँ, आप लोगों को यदि सर्वर डाउन भी मारता है, नहीं चलता है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि रात को जब भी सोएं तो एक वीडियो प्ले करके रख दें, जिससे कि वॉच टाइम भी हो जाएगा और हम ये भी सोचेंगे, जानेंगे कि हाँ, आप लोगों ने पूरा देखा, और फिर कमेंट करें। ठीक है। और ये किताब ख़त्म होने के बाद यदि आप लोग देखेंगे, वॉच टाइम हमें मिलेगा, तो इस किताब को 2 से ढाई महीना में मैं पूरी से पूरी तरह से ख़त्म करने की भी क्षमता रखता हूँ और ख़त्म भी कर सकता हूँ। पर वॉच टाइम नहीं आता तो यही होता है कि हटाओ, ना बनाओ वीडियो। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं यह साथ ही साथ साइंस के न्यूमेरिकल भी बताता चलूँगा, पर जब वॉच टाइम नहीं मिलता इसलिए कुछ करने का मन नहीं करता। यही होता है कि फालतू का टाइम, अपना डेटा और समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जो कि इसमें हम जूझे रहे हैं। लोगों की और काना फूसी सुनने को अलग से मिलती है। तो इसलिए आप लोग साथ देंगे तो हम वीडियो बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो आज इस वीडियो में कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताएं कि हाँ सर, आप आगे वीडियो बनाएं कि ना बनाएं। तो खैर, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी बात के चलते ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल दिए हैं, कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 व 7 आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 285 और 1249 में, यानी कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग दिया जा रहा है, तो शेष फल 9 और 7 प्राप्त हो रहे हैं। तो हम हल में क्या करेंगे, हल हम लिख लेते हैं, चूंकि शेष फल कितने प्राप्त होते हैं, यानी क्रमशः 285 और इतने में भाग दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लिख रहे शेष फल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या करें, यानी 285 से तो 9 कम होंगे और 1249 से 7, तो हम लिख सकते हैं 1249 माइनस 9। ठीक है। क्रमशः यानी इतने में भाग दिया जा रहा है तो 9 शेष आ रहे हैं, बराबर, देखिए इतने में से 9 घटेंगे, कितना बचेगा, 1240, है ना। ओह, ये नहीं है, 285 है, तो ये है 285। तो हम लिखेंगे 285 माइनस 9, तो कितना बचेगा, देखिए 15 में चलो सीधे बचे 276,
ठीक है, 15 में 9 गए तो 6, बस 276। और जब इतने में भाग दिया तो शेष 7 बचता है, तो इससे भी हम 9 कम कर देंगे, ये 7, 1249। ठीक है, 1249 में जब भाग दिया ना तो 7 शेष बचता है, तो -7, तो ये आ जाएगा 1242। ठीक है, 1242। अब इतना बचा, तो सिंपल सी बात है, इन्हीं का अब HCF ज्ञात कर लेते हैं, वो संख्या आ जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, 276 और 1242 का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 276, हम तो देखिए गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 संग 12, 1 बचा और 2 नमा 18। अब 3 से कटेगी संख्या, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, और ये अब सीधे सीधे 23 से कटेगी आकर के, 23 एकम 23। अब इसको भी काट लेते हैं, 200 नहीं, ये 1242 है, तो इसको भी 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूना 4, अब 2 एकम 2। ठीक है, अब फिर 2, देखिए 2 से अब नहीं कटेगी, तो ये 3 से कटेगी संख्या, क्योंकि टोटल सम 3 से विभाजित होगा, तो 3 दूना 6, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 3 सत्ते 21। अब ये संख्या देखिए 7 2 9 3 से फिर कट जाएगी, तो 3 18, इधर बच गए 2, तो हो गए 27, 3 नमा 27। अब फिर भी 3 से कटेगी, 3 तिरका 9 है ना, नहीं, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। अब ये 23 से कटेगी, 23 एकम 23। तो इसका HCF देखिए क्या हो जाएगा, HCF आप कितना था, 276 कामा 1242 इज इक्वल टू, जो सब में मिल रहा हो। देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार, तो कम बार हम लिख लेंगे, 23 इसमें भी, तो 23। HCF होता क्या है, जो चीज़ें सब में मिल रही हो, 3 होते तो तीनों मिलना चाहिए, और कम बार, यानी इसमें 3 1 बार है, देखिए ओहो 2 भी है अभी, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार, तो 1 बार 2 भी लिख लेंगे। तो 3 दूना 6, और 6 और 23 का जब गुणा कराएंगे तो वो आ जाएगा 138। ठीक है, 138। तो हम कह सकते हैं, अतः जो हमसे संख्या पूछी गई है, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 138, यही हो जाएगा उत्तर, यानी वो महत्तम संख्या ये होगी। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो देखिए 14वां सवाल क्या कह रहा है, संख्या 65 तथा 117 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x + 117y के रूप में प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका HCF निकालने को, ज्ञात करने को कहा है, तो HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो 65 को, ठीक है, अब देखिए इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से ही कटेगी संख्या, तो 5 से, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15। अब 13 आ गए, तो ये 13 से ही कटेगी, 13 कम 13। और 117 है, 117 को भी इधर लिख लेते हैं। देखिए इकाई का अंक ये है, विषम संख्या, तो विषम संख्या से एक ही से 3 से कटेगा, 1 2 और 7 2 9, तो 3 से, 3 तिरका 9 और बचा 2, तो हो गए 27, 3 नमा 27। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब ये 13 से कटेगी, यानी ये 65 इक्वल कितना आ गया, 5 × 13, और ये 117 बराबर कितना आया, 3 × 3 × 13। इस प्रकार से लिख लेना है। अब इसलिए हम क्या ज्ञात करना है, HCF आप देखिए 65 है संख्या, 65 कामा 117 इज इक्वल टू, जो सब में मिल रहा हो वो लिख लेते हैं। देखिए 5 तो मिला नहीं, 3 भी नहीं मिला, मिल रहे 13, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF आ गया। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न, HCF ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x + 117y के रूप में प्रकट कीजिए। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि यह प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार, तो 65x + 117y,
यानी HCF को हमें इसके बराबर में लिखना है, तो हम लिख देंगे बराबर 13। ठीक है, तो वैसे यही आंसर हो सकता है। पर अब देखिए यहाँ पर अगर हम, चूँकि एक्स वाई के अगर मान भी ज्ञात करें कि एक्स और वाई के मान क्या होंगे, तो अनेक मान होंगे। ज़रूरी नहीं है जो किताब में उत्तर दिए वही हो, पर ऐसे कुछ मान हमें निकालना होता है कि जो पूर्ण मतलब पूर्णांक हो। ठीक है, वो पूर्णांक होने चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है 2, और y इक्वल -1 रख दें, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित होने को हम 0x के बराबर रख दें तो y के बराबर कुछ दूसरा मान निकल कर आएगा। तो हम अगर यहाँ पर 2 को सॉल्व करके ही दिखा रहे हैं, तो देखिए x बराबर 2 रख दें, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। x बराबर 2 रखने पर, वैसे डायरेक्ट रख सकते थे पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप समझ लें। तो देखिए 65 इंटू 2 प्लस का y का भी हम कुछ नहीं रख रहे, 117 y इज इक्वल टू 13। अब देखिए 65 दूना 130, 130, और ये देखिए प्लस 117 y बराबर 13। 130 को इधर ले आए तो 117 y बराबर 13 माइनस 130, तो कितना बचेगा 117। तो 117 y बराबर माइनस के 117, y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -117 बटे 117। ये यानी कट गए तो y बराबर कितना आ गया -1। यानी जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान वहाँ पर कितना आया -1। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 कामा y बराबर -1, ये भी इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो बस हमें तो ये रूप बताना है। तो और ये जो मान आए इसको, इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। तो बस ये बात हुई, यहीं तक हम लिख सकते हैं। चाहें तो x के स्थान पर -2 और y के स्थान नहीं 2 और y के स्थान पर -1 भी रख सकते हैं, पर हम वैसा नहीं करेंगे, यही कर देते हैं, इतना यहाँ तक रखते हैं। तो अब देखते हैं अगला नंबर। तो 15वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x व y के वे मान ज्ञात कीजिए जो d बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त x व y के मान अद्वितीय नहीं है। यानी हमें सबसे पहले हमारा काम है कि x और y 56 और 72 का मासा ज्ञात करें। ठीक है, HCF, और मासा को इन्होंने कहा है d है, HCF D है ना, तो उसको d के बराबर लिखेंगे। फिर कह रहा है जो d बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं, यानी जो HCF आएगा उसको हम d के स्थान पर रख देंगे और 56x प्लस 72y उसके बराबर में होगा। तो फिर कह रहा है यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार x व y के मान अद्वितीय नहीं है। यानी x व y के मान इस समीकरण को केवल ऐसे कोई अद्वितीय नहीं होंगे यूनिक, जो कि उस वही केवल समीकरण को संतुष्ट करें, और भी कई मान ऐसे होंगे जो कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले का HCF D है, तो इनका दोनों का HCF ज्ञात करना होगा। तो 56, देखिए डायरेक्ट वैसे 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 7 56, 8 9 72, लेकिन फिर भी हम निकाले ले रहे हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, और ये 7 से 56 को लिख 72 को लिख लेते हैं। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 2 2 2 2 हाँ 2 9 18, अब 3 से 3 तिरका 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए 56 बराबर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7, और 72 इक्वल आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए
इसलिए HCF ऑफ 56,72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो सब में मिल रहा हो, देखिए 2 मिल रहा है, 2 इंटू फिर 2 मिल रहा है इंटू 2 इंटू ये 2 भी मिल रहा है 2, यानी जो सब में मिले वही HCF होगा, जो नहीं मिले उसको छोड़ देते हैं। तो 7 और 3 नहीं मिल रहे, उनसे कुछ लेना देना नहीं, तो इसलिए क्या आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, HCF 8 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार करेंगे, ठीक है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है D बराबर, यानी HCF ज्ञात D है, तो D बराबर यहाँ पर दिया गया, यानी D बराबर क्या दिए, 56x प्लस 72y। तो D यानी HCF जब D है, ठीक है, इसी को हम D भी कह सकते हैं। तो D का मान कितना आ गया, 8। तो ये 8 बराबर 56x प्लस 72y, ठीक, चूँकि कह दिया था HCF D है, तो HCF हमने निकाल लिया 8, तो D के स्थान पर 8 रखा जा सकता है। ये है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये अद्वितीय नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से हम सिद्ध करना चाहेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हम देखिए, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसके लिए एक हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो और एक काम कर ले रहे, इधर से देखिए 8 कॉमन मिल जाएगा ना, तो इसको हम सीधा करके थोड़ा लिखे ले रहे हैं इस प्रकार से, 8 कॉमन यानी 8 इक्वल टू 8 इससे कॉमन, तो 8 सत्ते 56 यानी 7x प्लस 8 9 72 यानी 9y, ठीक। अब सीधा करके 8 से 8 ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा, सीधा करके लिख रहे हैं 7x प्लस 9y बराबर, देखिए 8/8 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसको समीकरण मान लिए 1। अब पिछली कक्षा में जैसा कि हमने पढ़ा था, जो ग्राफ बनाते थे, मान निकालते थे समीकरण x व y के। तो अब देखिए, अगर x इक्वल, पहला मान हम 0 से स्टार्ट करते थे, मूल संख्याओं में ही रखना, तो x का मान अगर 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ से इधर हम थोड़ा ये रफली कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 रख रहे हैं पहले, तो देखिए y का मान क्या आएगा इसमें, यानी 7 इंटू 0 प्लस 9y इज इक्वल टू 1, ये पूरा का पूरा 0, तो 9 जो गुणा में ये बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/9, ठीक, यानी y का मान कितना आ गया, 1/9। अब अगर x का मान हम एक बार अगर y को 0 रख लें, y का 0, अब देखिए y बराबर एक बार 0 रखने पर, तो x का मान देखना क्या आता है, यानी ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 7x प्लस का 0 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 1/7, तो y का जब मान 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1/7। अब अगर x इक्वल हम 1 रख दें इसी प्रकार से, तो अब देखिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आएगा, तो 7 इंटू 1 प्लस का देखिए यहाँ है 9y इज इक्वल टू 1, तो ये तो 7 इधर है, तो ये आ जाएगा 9y बराबर 7 इधर आएगा, तो 1 माइनस 7, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा, -6/9, तो ये आ जाएगा, 3 से भाग चला गया, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, यानी y बराबर आ गया -2/3, ठीक, ये y की वैल्यू आ गई, तो -2/3। पर अभी तक ये देख रहे हैं कि अगर एक पूर्ण संख्या है तो दूसरी पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। अब ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक अगर माने तो ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ये देखिए एक पूर्णांक परंतु -2/3 पूर्णांक नहीं, तो हमें लाना क्या है, एक पूर्णांक होना चाहिए जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो उसके लिए यदि हम, अब ये कैलकुलेशन हमारा चल रहा है, x बराबर
कोई एक संख्या ऐसी रख दें। देखिए x बराबर हम कुछ रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 रखे देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। ये है 7 × 4 प्लस के 9y इज इक्वल टू 1, तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 आएगा। तो 28 प्लस के 9y इज इक्वल टू 1, 28 को इधर भेज देते हैं तो 9y इज इक्वल टू 1 माइनस 28, तो 9y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 27, तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 9 त्रिक 27 यानी -3, y इक्वल -3। तो हम कुछ 4-5 भी रख के और देख सकते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक आ गए। ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं कि जब x का मान 4 रखा, y का मान -3 आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अतः x व y के मान अद्वितीय नहीं है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, अतः x व y के मान अद्वितीय नहीं है। इसलिए x बराबर हम क्या लिखे दे रहे हैं, 4 का y बराबर -3 समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट ये सब भी कर रहे हैं, पर अच्छा जो पूर्णांक हैं वो ये हैं, तो इसलिए इसी को हम लिखेंगे। फिर देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 16वां नंबर सवाल कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 तथा 967 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष आता है। और ये शेष फल है, ठीक है, क्रमशः शेष फल, यहाँ पर शेष फल लिखा है, ठीक, इतना आता है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, चूंकि शेष फल क्रमशः 5 व 7 आता है, ठीक है, इसलिए इससे तो 5 कम कर देते हैं और इससे 7 कम कर देते हैं। 20, 53 माइनस 5, ठीक है, और इससे 967 माइनस, इसमें शेष कितना आ रहा है 7, तो इससे 7 कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 20, 48 और ये बचेगा 970, ठीक। तो ये 960 बचा। अब बस इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF ऑफ 20, 48, 960 बराबर, तो चलो अब गुणनखंड या किसी भी विधि से निकाल लें, तो HCF 64 आएगा, आ गया। तो बस अतः वह महत्तम संख्या यही आ गई 64। यही हो गया आंसर। देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं 17 नंबर सवाल कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। तो इसका मतलब है कि 398 में भाग दिया जा रहा है तो 7 शेष बचता है, 436 में देने पर 11 तथा 542 को भाग दिया जाता है तो 15 बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि शेषफल क्रमशः
7, 11 व 15 आता है, इसलिए 398 से 7 घटा देंगे, 436 से 11 और 542 से 15। तो 398 माइनस 7 और 436 से 11 और 542 से 15। ठीक, तो घटाने पर ये बचा 391, 425 और 527। बस अब इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से निकाल ही ले रहे हैं। तो 391 ये संख्या देखिए 17 से काटते हैं तो 17 दूना 34, 2 बार, और इधर बच गए। तो इनके HCF ज्ञात कर लिए। तो HCF आ गया इन सबका 17। तो बस यही हो जाएगा, अतः वह महत्तम संख्या 17 होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।